हेलो एवरीवन, जनरल स्टडीज पेपर 2 जो प्रीलिम्स में है वो सीसैट के नाम से आता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर में मैथ्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैथ्स का नाम जब हम सुनते हैं तो कुछ लोगों को काफ़ी डर लगता है मैथ्स से, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है या हम ये कह लें कि जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है। तो आइए हम लोग आज से मैथ्स के क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम इजीली अराउंड 30 to 40% पेपर जो मैथ्स का आता है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि मैथ्स में जब भी बात की जाएगी तो हम बात करते हैं नंबर्स की, 1 2 3 4 की। और जब हम डिजिट्स बोलते हैं तो हम डिजिट्स कहते हैं 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। These are the 10 digits। इन 10 अंकों से बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स बन जाते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स हम सिर्फ इन 10 अंकों से बना लेते हैं। अब इन 10 अंकों से जो नंबर्स बनते हैं, खाली उन नंबर्स के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं मैथ्स में, हम लोग इन नंबर्स के साथ में उनके ऑपरेशंस को भी लेके चलते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं जहां आप जोड़ते हैं, जहां घटाते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं। तो इन सभी ऑपरेशंस को भी हम यूज करते हैं जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ इन 10 अंकों और इन 4 सिंबल्स के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी मैथ्स घूमती है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जहां पर हम इन नंबर्स की बात करेंगे। इन डिजिट से जो नंबर्स बनते हैं उन नंबर्स की हम बात करेंगे। और जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है नंबर्स तो 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब ये नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स के बारे में अगर हम देखें तो हम इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इन नंबर्स को भी हम अलग अलग टाइप से विभाजित कर सकते हैं। और जो इन नंबर्स को जिस तरीके से हम विभाजित करते हैं उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। किस प्रकार समझेंगे? आप में से बहुत से लोगों को पता होगा सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स, जानते हैं ना? सब जानते हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स? नंबर्स विच आर नॉट इवन, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया सिंपल से नंबर्स को डिवाइड करने का, जहां हमने बोला इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। लेकिन केवल यही एकमात्र तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इसमें और आगे लेवल तक जाना होगा और हमें समझना होगा किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं और उनको किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नंबर्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जब हम नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम बोलते हैं सबसे पहले जिन नंबर्स को हम जानते हैं वो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। जब हम इन वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो यहां पर हम जब इन रियल नंबर्स की बात करेंगे तो ये है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स हम बोलते हैं
वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सभी संख्याएं जो आप सोच सकते हैं। All those numbers which you can think of are considered as real numbers. वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब जब हम सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं तो हम जरा कुछ एग्जाम्पल्स को देख लें रियल नंबर्स के लिए। हमने कहा कोई भी नंबर जो आप जानते हैं। आप सिंपल नंबर्स जानते हैं किस प्रकार से? 2, 37, 78 इस तरीके के नंबर्स जानते हैं। आप इस तरीके के नंबर्स भी जानते हैं 0.3, 6.9 एंड सो ऑन। आप इस प्रकार के नंबर्स भी जानते हैं 2/3, 5/4 इस प्रकार के नंबर्स भी जानते हैं आप। हाँ जी, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे मैम तो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस इन सब की बात कर रही हैं। बिल्कुल सही। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जितने नंबर्स आप सोच सकते हैं जिस जिस टाइप के, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं जो जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये जो रियल नंबर्स हैं ये एक बहुत बड़ा नंबर्स का ग्रुप है। इस ग्रुप में अलग अलग टाइप के नंबर्स एडेड हैं। तो हम अब जानेंगे कि ये जो रियल नंबर्स हैं इनको हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। जब हमने रियल नंबर्स की बात की, इनके क्लासिफिकेशन की बात की, तो हमने कहा रियल नंबर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर वो हैं जो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। दूसरे नंबर्स वो हैं जो कहलाते हैं irrational numbers। अब जब हमने रैशनल और इरैशनल में इसको क्लासिफाई कर दिया, तो अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q। ऐसी संख्या जिसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकें उसे हम कहते हैं एक रैशनल नंबर है। P बटे Q मतलब कि एक भिन्न के फॉर्म में लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं। अब जब हमने किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखा, एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q both belongs to the set of integers। integers को ये belong करते हैं and Q can never be zero। Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। Rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q both belongs to the set of integers, but Q can never be zero। Q कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे भिन्न जिनमें अंश जीरो हो सकता है परंतु हर कभी भी जीरो नहीं होगा, वो भिन्न रैशनल नंबर कहलाते हैं। उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं रैशनल नंबर्स का। हमने बोला P अपॉन Q। इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल ले 2, व्हाट इज 2? 2
2 is a rational number. Why? Because 2 can be expressed in the form of 2 upon 1. इसको 2 upon 1 लिखा जा सकता है, इसलिए हम बोलेंगे 2 इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है। हमने बोला 5 upon 8, क्या है ये? P बटे Q के फॉर्म में लिखा गया है, ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हमने बोला -7 upon 3। अब देखिए यहां बोला था P और Q किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। +1 2 3 4 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इसलिए -7 upon 3 भी एक रैशनल नंबर हुआ। हमने बोला 0.7। 0.7 का मतलब क्या हुआ? 0.7 मतलब 7 upon 10। तो क्या है ये भी P upon Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। हम आगे बात करते हैं 0.333 एंड सो ऑन। इस तरीके की भी आपने डेसिमल नंबर्स देखे होंगे। 0.333 चल रहा है, रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी हम भिन्न में लिख सकते हैं, P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं वो अभी आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इन संख्याओं को हम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। हाउ कैन वी एक्सप्रेस सच टाइप ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न लेटर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे हो गए किसके? रैशनल नंबर्स के। अब ये बात हो गई है रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स जो हमारे पास ग्रुप है, इसमें भी क्या है? हमने देखा बहुत अलग जुड़े हुए हैं। कौन कौन से टाइप के जुड़े हुए हैं उसको समझने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। हम कहते हैं रैशनल नंबर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। किस फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं? इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी आपको बताया था इंटीजर्स का मतलब है -∞ से शुरू होके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑल दीज आर इंटीजर्स, जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो पूर्ण संख्याएं ना हो। नॉन इंटीजर्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। दो तरीके से। फ्रैक्शंस आप जानते हैं, भिन्नों को आप जानते हैं, डेसिमल्स को भी आप जानते हैं। फ्रैक्शन हो गया 2 upon 3, फ्रैक्शन हो गया 1 whole 1/4, फ्रैक्शन हो गया -3 upon 7, फ्रैक्शन हो गया 8 upon 5। ये सभी क्या हैं? भिन्न हैं, अलग अलग प्रकार के। डेसिमल्स कौन से होते हैं? 0.3, 0.666 एंड सो ऑन, 0.3473 एंड सो ऑन। अब इस तरीके के नंबर्स, ये सभी डेसिमल नंबर्स हैं, दशमलव की संख्याएं हैं। तो इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने अपने स्कूल डेज में पढ़ा है इनके बारे में। अब यहां पर हम बात करेंगे वापस इंटीजर्स की। इंटीजर्स जो हैं
इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां हमें दिख रहा है, देखिए ये हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये हैं सारे नेगेटिव नंबर्स और ये है 0। इसका मतलब हम इंटीजर्स को क्या नाम दे सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम बोलेंगे इंटीजर्स जो हैं वो एक है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो गए, बीच में एक बच गया, कौन सा? 0। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। यही पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं इनको आप नाम दे देते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। इनको हम नाम देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जबकि अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी जुड़ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स along with 0 are called whole numbers। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं? ये सारे नंबर्स नेगेटिव हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। हमने देखा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2 टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर्स को हमने समझा। रैशनल नंबर्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हमने क्लासिफाई किया एज नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और उसमें जब 0 भी जुड़ जाता है तो होल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन इंटीजर्स में आते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब देखिए, आप सभी ने अपने स्कूल डेज में सीखा है किस प्रकार से एक भिन्न को आप एक दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। हाउ कैन फ्रैक्शंस बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स, ये आपने सीखा है। और इसी प्रकार डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं ये भी आप लोगों ने सीखा है स्कूल डेज में। ये चीजें सीखी तो हैं, लेकिन यहां पर कुछ छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जिनको हम यहां लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डेसिमल्स की बात की तो डेसिमल्स में इस प्रकार के जो डेसिमल्स होते हैं 0.3, 1.4, इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, ये सभी डेसिमल्स किस प्रकार के हैं? जिनको हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। ये नंबर्स हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो टर्मिनेट करते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। डेसिमल के बाद कुछ अंक आते हैं, उसके बाद ये स्टॉप कर जाते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जबकि जो ये डेसिमल्स हैं जहां पर आगे कंटिन्यू हो रहा है, बंद नहीं हुआ, रुके नहीं, इनको हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना, ये भी फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे 0.666, देखिए 6 का रिपीटिशन है, रिपीट हो रहा है 6। कितनी बार? अनगिनत बार, चलता रहेगा। यहां पर हमने देखा 0.3473, नए नए अंक आते जा रहे हैं और चलता रहेगा, ये भी स्टॉप नहीं हो रहा है। इसलिए हैं तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, परंतु 2 अलग अलग टाइप के हैं। ये जो पहला टाइप है इन्हें हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग मतलब रिपीट होना, जिसकी पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति हो रही है, 0.6666 चलता जा रहा है। और ये जो टाइप है जहां पर एक नया नंबर हर बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग। क्योंकि वो रेकरिंग है तो ये है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब
नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है, एक नया अंक आगे आता जा रहा है। तो ये दोनों नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेक्शन में आपने शायद अपने स्कूल डेज में कन्वर्जन नहीं सीखा होगा। टर्मिनेटिंग का तो कन्वर्जन आपको आता है, आप डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का आपको नहीं आता है, या हम कहें कुछ लोगों को आता होगा, याद नहीं है, या स्कूल डेज में हमने बड़े लंबे मेथड से सीखा था। यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली फाइंड करेंगे किस तरीके से रेकरिंग डेसिमल्स को भी हम फ्रैक्शंस में, भिन्नों में बदल सकते हैं। अब ये तो हम पूरी बात करते चले गए किसकी? रैशनल नंबर्स की। हमने इरैशनल नंबर्स की तो अभी तक बात ही नहीं की। तो आइए अब सबसे पहले इरैशनल के बारे में भी तो जान लें। रैशनल के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में जान लिया है, अब हम जान लें जल्दी से इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? अब इरैशनल नंबर्स, जैसा कि शब्द आपको बता रहा है, वे संख्याएं जो रैशनल नहीं हैं, शायद वही इरैशनल हो। ठीक है, अब जो रैशनल नहीं है कहने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग इरैशनल को समझेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया जीरो। आप क्या कहेंगे जीरो के बारे में? इज जीरो रैशनल और नॉट? जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जीरो को भी हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P की वैल्यू जीरो हो सकती है, Q जीरो नहीं होगा। Q यहां 1 है, या Q की वैल्यू 4 हो सकती है। जीरो अपॉन एनी नंबर इज जीरो। इट मीन्स Q का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर हम संख्या लेते हैं जीरो बटे जीरो, ये क्या है? अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि मैम हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे ही आपने कहा कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, पता नहीं लगा सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं इसका क्या नाम है, ऐसे नंबर 0 अपॉन 0, 7 अपॉन 0, 152 अपॉन 0, जहां पर डिनोमिनेटर में हर में 0 आ जाता है, उन संख्याओं को हम इनडेफिनेट नंबर्स कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स कहते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन देम, हम उनकी कोई परिभाषा नहीं दे सकते हैं, अपरिभाषित नंबर है ये। तो इस तरीके के नंबर्स जो हैं जिनको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ना तो वो रैशनल में आने चाहिए और ना ही इरैशनल में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम रैशनल इरैशनल की बात कर रहे हैं तो हम तो परिभाषित कर रहे हैं ना, डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें डिनोमिनेटर में 0 होता है वो ना तो रैशनल होते हैं और ना ही इरैशनल होते हैं। पहली चीज ये हमको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल में हमने बोला था Q 0 नहीं हो सकता। हमने अगर Q को 0 कर दिया तो क्या ये इरैशनल बन गया? नहीं बना। ऐसे नंबर्स हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो फिर इरैशनल नंबर्स कौन से हैं? अब इसको हमें समझना होगा। देखिए, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो इन्हीं रैशनल नंबर के ग्रुप में अगर हम देखें तो यहीं से हमको आंसर मिलता है इरैशनल नंबर्स का। क्या आंसर मिलता है? देखिए, ये जो सेक्शन है हमारा, ये वाला 0.34731 एंड सो ऑन, ये किस प्रकार के नंबर्स थे? ये थे नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
और अभी तक मैंने आपको कब एक भी बार ये नहीं कहा कि हम इन नंबर्स को भी फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, नहीं कहा ना। हमने बोला रेकरिंग नंबर्स को 0.66 को कैसे डेसिमल फ्रैक्शन में बदला जाता है, इसको हम सीखेंगे, परंतु इसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। भिन्न से ऐसी दशमलव संख्या मिल सकती है, परंतु ऐसी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना हमको नहीं आता है। तो इस प्रकार के नंबर्स जो कि नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब जब हमने बोला इनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, इसका मतलब हमको यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मिल गया ये नंबर 0.7321 एंड सो ऑन, इस तरीके की संख्या, ठीक है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे ऐसा कि हम तो इस प्रकार की संख्याओं को भी जानते हैं, जानते हैं? हाँ जी, √2, √3, √4, वर्गमूल की बात करें या घनमूल की बात करें, ऐसे संख्याओं के बारे में भी आपने पढ़ा है, आप जानकारी रखते हैं। और क्योंकि शुरू में हमने कहा था रियल नंबर्स वो हैं जो आप जानते हैं, इसका मतलब इस पूरे में ऐसी संख्याओं की अभी तक हमने बात नहीं की थी, तो इन संख्याओं के बारे में भी हम जान लें। जब हमने √2 बोला तो √2 को अगर आप 2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो दशमलव में आंसर आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा 1.4142 एंड सो ऑन। इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है। जब आपने √3 को देखा तो √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको मिलती है। जब आपने √4 को देखा तो आपको पता चल गया अच्छा √4 है, अरे √4 तो हमें पता है 2 के बराबर होता है, √4 is 2। तो अब देखिए ये जो रूट वाली संख्याएं हैं इनको भी हमें यहां जगह देनी है क्योंकि ये भी रियल नंबर्स में ही आती हैं। तो यहां हमने देखा कि √4 2 के बराबर है और 2 के बराबर है तो 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, 2/1 दैट इज अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है इसलिए √4 तो हमें रैशनल की कैटेगरी में मिल गया। जब हमने √2 की बात की तो ये किस प्रकार की संख्या दिखी? ये हमको दिखा नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने √3 को देखा तो वो भी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिखा। अब क्योंकि ये दिखा तो इसका मतलब √2 √3 ये सभी नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने इररेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। इन इररेशनल नंबर्स को हम √2 √3 को हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं। तो इसीलिए रियल नंबर्स कौन से हैं जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब बताइए √8 क्या है, रैशनल है कि इररेशनल है? √8 का मान हुआ 2 और 2 क्या है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब √8 किस में आएगा? रैशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम ले लें √4 √5 ये सब क्या है? ये सब है इररेशनल नंबर क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो भी नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे टेबल को समझ लिया है। अब इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस हम लेंगे जिससे कि हमें क्लियर हो सके कि किस तरीके से हमें यहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं। इस पर बेस्ड इसी पर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
रैशनल इरैशनल पर सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि पहला क्वेश्चन ऐसे है कि यदि ये 4 संख्याएं दे रखी हैं और आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी संख्या रैशनल नंबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर नहीं है तो हम क्या बताएंगे, हम इन नंबर्स को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हमने पहला नंबर देखा 4/5। 4/5 क्या है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। इट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। √4/9 पूरे के ऊपर वर्गमूल का साइन है। इसका मतलब हमें 4 का भी वर्गमूल लेना है, 9 का भी वर्गमूल लेना है। आंसर आया 2/3। 2/3 इज अगेन अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। √7। अब √7 को अगर हम देखें तो इसके बारे में हम यहां पर कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा आएगा क्या, 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल्स में, और जो डेसिमल्स में आएगा वो वैल्यू हमारी कंटिन्यूड होगी, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, अगर √9 होता तो हम कह देते √9 का मान होगा 3, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, परंतु √7 रैशनल नहीं है। √25/16। 25 का वर्गमूल है 5, 16 का वर्गमूल है 4, इसका मतलब √25/16 की वैल्यू मिल गई 5/4। इट मीन्स दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो अब इन 4 में से कौन सी संख्या रैशनल नंबर नहीं है, दैट इज √7। √7 is not a rational number। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी रूट्स में दिख रहे हैं हमको नंबर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि which among the following is an irrational number, कौन सी इसमें संख्या जो है वो इरैशनल है, क्योंकि सभी रूट में दिख रहे हैं और रूट को देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, इरैशनल होगा, हमें चेक करना होगा। पहला नंबर हमने देखा, पहला नंबर है 2√2। √2 का मान अभी हमने डिस्कस किया था, ये 2, √2 का मान है 1.4142, ये चल गया, क्या हुआ, इरैशनल, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। √2 का वर्ग, जब वर्ग करते हैं तो √2 को √2 से गुणा कर देते हैं, और गुणा कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 2, और जैसे ही 2 आया हमें पता चल गया ये क्या है, रैशनल नंबर है। √4 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, √25 की वैल्यू 5 होती है। तो अब इसमें कौन सी संख्या एक इरैशनल नंबर है, ये आंसर आ गया, 2√2 is an irrational number। अब ये हमको पता चल गया। तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं जहां पूछा जाता है आपसे कि बताइए कौन सी संख्या रैशनल है और कौन सी इरैशनल है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन इस चार्ट पर बेस्ड बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि हम यहां पर बात करेंगे किसकी, कन्वर्जन इन ऑफ डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस की। आप सभी जानते हैं, अगर आपसे हम कहें 0.3 को भिन्न में बदलिए, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शंस, तो आप कहेंगे 3/10 हमने भिन्न में बदल दिया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपसे हम कहें 0.333 एंड सो ऑन, ये चल रहा है, अब इसको आप भिन्न में बदलिए, how will you convert this into a fraction? This is what we are going to learn here। हम इसको अब यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से।
तीन का रिपीटिशन है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, हमने 3 के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दी, इसका मतलब है रिपीटिशन इस डिजिट का हो रहा है। या फिर हम कुछ जगहों पर ऐसे भी लिखा पाते हैं, अगर एक डॉट लग गया है किसी डिजिट के ऊपर तो इसका मतलब ये डिजिट रिपीट हो रही है, दोनों का मीनिंग सेम है, ये सभी 0.3333 कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे हम करेंगे? हम जब यहाँ पे डेसिमल को हटाते थे तो डेसिमल के बाद हमने एक अंक देखा तो नीचे हमने 10 लिख दिया, डेसिमल के बाद अगर हमने 2 अंक देखे तो हम नीचे 2 0 लगा के 100 लिख देते थे। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में। क्या करेंगे हम कहेंगे जैसे ही हमने देखा एक अंक है तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा 3/9। इट्स नॉट 10। देखिए वहां 3/10 आ रहा था, लेकिन जब उसकी पुनरावृत्ति होगी तो हम लेंगे 10 की जगह पर 9, वी विल राइट इट एज 9, और 3/9 को हम क्या करेंगे, हम उसको रिड्यूस करके आंसर लिख देंगे 1/3। हमें मिला 0.33 इज इक्वल्स टू 1/3। अब आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, 1/3 का अगर हम देखें 1/3, ठीक है, 1/3 डेसिमल 0, 3 3 9, 1 बचा, फिर हमने 0 लिया, 3 9, फिर 1 बचा, 0 लिया, 3 9, और ये इसी प्रकार चलता चला जा रहा है। तो देखिए हमने देखा कि 1/3 का मान 0.3333 एंड सो ऑन होता है, तो इसका मतलब 0.333 का मान 1/3 होगा, ये सही है। तो हमने यहाँ पर इसको सीख लिया कि किस प्रकार से हम इस डेसिमल को, कौन सा डेसिमल है ये, रेकरिंग डेसिमल, इन रेकरिंग डेसिमल को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां हमने बात की 0.3636 एंड सो ऑन। तो यहां हमें क्या देखने को मिला, हमें यहां देखने को मिला कि 36 का रिपीटिशन हो रहा है, 3636 चल रहा है, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर भी डॉट, 6 के ऊपर भी डॉट, दोनों के ऊपर डॉट लगा है, 3636 का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां जब हमने 0.36 लिया था तो हमने कहा था 36/100, लेकिन जब यहां पर डॉट या बार लग गया उसके ऊपर तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि इसका मान होगा 36/100 की जगह 2 9, 2 अंक है तो 2 9 आ गए, जैसे वहां 2 अंक थे तो 2 0 लिए थे, 1 अंक था दशमलव के बाद तो 1 0 लिया था। ऐसे यहाँ पर डेसिमल के बाद अगर 1 नंबर विद अ डॉट, दैट मीन्स रिपीटिशन है एक डिजिट का, तो हमने अपॉन 9 लिया, 2 डिजिट्स का रिपीटिशन है तो हमने अपॉन 99 ले लिया। अब आगे रिड्यूस करना है आपका काम, आप इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 12/33, जो कि फर्दर रिड्यूस होगा और आंसर देगा 4/11। अब आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 4/11 विल कम आउट टू बी सेम एज 0.3636 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 0.173173 एंड सो ऑन। 3 अंक हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.173 का बार या 0.173 तीनों पर डॉट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 173 अपॉन कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स आर देयर, अपॉन 39, 173/999। ये हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर मिल गया। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होप सो आपको समझ में आया है। ये थे हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इस पर। अब 1-2 इसी में और आगे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कि किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.1777। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, खाली 7 का रिपीटिशन हो रहा है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का रिपीटिशन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे किस प्रकार, हम इसको लिखेंगे 0.17 के ऊपर बार, 1 पर बार नहीं आएगा क्योंकि 1 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, या हम उसको कह सकते हैं 0.17 पर डॉट। अब जब यहां पर क्वेश्चन हमें इसको कन्वर्ट करने को कहा जाएगा फ्रैक्शन में, तो हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा एक हायर लेवल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां हम क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे जैसे अभी तक हम लिखते आ रहे थे न्यूमरेटर में 17, उसके बाद हम इस नंबर में से नॉन बार वाली डिजिट को घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, क्या है 1, उसको हम इसमें से घटा देंगे। डायरेक्ट न्यूमरेटर नहीं लिखना है उसको, उसमें से जो अंक बिना बार के है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उस अंक को घटा देना है। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक अंक का रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब 1 9, और उससे पहले एक अंक अकेला था तो उसका 0, जैसे यहां 3 है तो उसका हमने 10 कर दिया, एक अंक है तो वो एक अंक का 0 लग गया। जिनका रिपीटिशन होता है उसमें अपॉन 9 आता है, जिनका रिपीटिशन नहीं होता है वहां पर 0 आता है। 9 के बाद, पहले नहीं, क्योंकि पहले लिखेंगे तो वो 9, 0 9 इज सेम एज 9, तो ये हो गया 9090। अब हमें आंसर मिला 16/90। इसको हमने रिड्यूस किया 8/45। दिस इज द आंसर ऑफ 0.1777 एंड सो ऑन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल हम यहां लेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 7 6, तीनों पर हमने बार लगा दिया क्योंकि इसका रिपीटिशन है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 3 2 4 7 6, तीनों पर डॉट। ठीक है, अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि अगर हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। हमने 1 को अलग कर दिया प्लस 0.32476 ले लिया। अब हमें इस इतने सेक्शन को फ्रैक्शन में बदलना है, 1 एज इट इज साथ में चलता रहेगा। 1 प्लस, इसको हमने फ्रैक्शन में बदला। पहला स्टेप, पूरे नंबर को न्यूमरेटर में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो नॉन बार डिजिट्स हैं उनको हम एज इट इज लिख देंगे, मतलब कि 32 पूरा लिख दिया जाएगा, -3 -2 नहीं, पूरा 32 एक साथ ले लिया जाएगा। अपॉन, अब क्या आएगा डिनोमिनेटर में, यहां पर 3 अंकों पर बार है तो 3 9 आ जाएंगे, 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 99900, ये बन गया 1 प्लस 32476 में से 32 को हमने घटा दिया, हमें मिला 44/99900। ये आ गया 1 प्लस, अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। जब हमने इसको रिड्यूस किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 4 8 32, 1 111, 4 2 8, 4 4 16, 4 9 36, 4 7 28, 4 5 20। ये हमें यहां पर मिला 8111/24975, जिसको कि हम 1 होल 8111/24975 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें
इस फ्रैक्शनल वैल्यू से मिल रहा है। और आपने देखा यहाँ पर हमने डायरेक्टली इस नंबर को एक मिक्स्ड नंबर में बदल दिया, हमें उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी, हमने उसको डायरेक्टली मिक्स्ड नंबर में लिख दिया। तो इस तरीके से जब भी आपको रिपीटिंग डेसिमल्स मिले वहां पर आप ये मेथड फॉलो करके उसको फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रिपीटिंग डेसिमल्स के कन्वर्जन की कि उनको हम किस तरीके से फ्रैक्शन में बदलते हैं। कभी कभी इसी पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है जहां बोला जाता है कि बताइए 0.3 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.7 बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसका भिन्न में आंसर बताना है, फ्रैक्शन में आंसर बताना है। तो आप क्या आंसर बताएंगे, आप कहेंगे 0.3 बार, बार का मतलब हुआ 3/9, 5 बार मीन्स 5/9 एंड 7 बार मीन्स 7/9। ये तो आपने बोल दिया। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे इसको हम यहीं पे काट के 1/3 लिख लें। तो ऐसा काम मत करिएगा। क्यों मत करिएगा, हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि डेसिमल हमें डिनोमिनेटर में हर जगह 9 मिल रहा है, तो इजीली हम डायरेक्टली इसका आंसर 15/9 बता सकते हैं। 9 कॉमन, 3 + 5 + 7 इज 15, 15/9। हाँ, अब इस पार्ट में आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। आंसर इज 5/3, जो कि हो सकता है आपको इस प्रकार दिखे। दोनों आंसर्स सही हैं। तो इस तरीके से हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को करते हैं। तो ये बात हो गई रेकरिंग डेसिमल्स के कन्वर्जन की फ्रैक्शंस के साथ। अब हम एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में आगे ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट। आप जानते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या कहता है, विभाजकता का नियम कहता है कि हमें पता चले जो संख्याएं हमारे पास हैं वो किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से नंबर है 6, 5, 4, 3, 2। ये 5 अंकों की एक संख्या है। अब हमें नहीं पता कि यह संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं। आप कहेंगे मैम आखिरी में 2 आ रहा है, एक सम संख्या है, ये तो 2 से सदैव विभाजित होगी। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपसे कहा जाए बताइए ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, आप चलेंगे अपना इसको 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। पर हमें ऐसा काम नहीं करना है। अब हम जानेंगे कि इस तरीके के नंबर्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लें। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, वह संख्या जिसके आखिरी में यूनिट डिजिट जिसकी क्या हो, इकाई अंक क्या हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, वह संख्या 2 से सदैव विभाजित होगी। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, यहां हमने देख लिया, देखिए ये आखिरी अंक 2 आ रहा है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है हम यहां पर लेंगे अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या 3 से सदैव विभाजित होगी। चेक कर लें यहां पर 6 + 5 + 4 + 3 + 2 कितना हुआ, 11 + 4 15, 15 + 5 इज 20। क्या 23 से डिवाइड होता है, नहीं जी, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हम नेक्स्ट नंबर पे पहुंचे 4। अब 4 जो है वो क्या है, 4 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 and 2। 2 × 2 is 4। इसका मतलब 4 का जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा वो 2 से रिलेटेड होगा। 2 में हमने इकाई अंक की बात की थी, 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स।
लास्ट 2 डिजिट्स या तो 2 जीरोस हों या फिर ये लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हों। किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंकों को लीजिए। आखिरी 2 अंक क्या है? 32। Is 32 divisible by 4? Yes, it is. इसका मतलब हुआ यह पूरी संख्या 4 से सदैव विभाजित होगी। तो या तो आखिरी के 2 जीरो हो या फिर आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होते हों। नेक्स्ट है 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है, सबको पता है? हाँ जी, यूनिट डिजिट शुड बी ईदर 0 और 5। इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से सदैव विभाजित होगी। यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई अंक 2 है। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 6 के फैक्टर्स हैं 3 and 2। 3 2s are 6। तो 6 में हमें 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को दोनों को यूज करना है। कैसे यूज करना है? हम बोलेंगे 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, बोलेंगे यूनिट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 और 8। इकाई अंक इनमें से कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा हमें अंकों का योग भी लेना है। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अब इस संख्या को जब हमने देखा तो हमें पता चला कि यह संख्या क्या है? नहीं हो रही है विभाजित। क्यों? क्योंकि यहां पर ये 3 से विभाजित नहीं हो रही थी, और क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो रही थी इसलिए इससे भी विभाजित नहीं होगी। अब अगर हम यही संख्या ले लें 1 6 5 4 3 2, अब देखिए 1 + 6 is 7, 7 + 5 is 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19 and 2 sum of the digits is coming out to be 21 and the last digit is 2. It means this number will always be completely divisible by 6. यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के पहले इकाई अंक को चेक किया, उसके बाद अंकों का योग लिया जो कि 21 आ रहा था, 3 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए हमने कहा कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये तो बात हो गई हमारी 2 से 6 तक के नंबर्स की। अब आगे हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि हमको क्या करना है 7 में? हमको जो भी गिवन नंबर है उसमें हम डबल द लास्ट डिजिट, जो आखिरी डिजिट है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको हम 2 गुना करेंगे, डबल करेंगे और फिर उसको सबट्रैक्ट कर देंगे किससे? रिमेनिंग नंबर से। शेष संख्या में से हम उसको घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर लेते हैं 1492, 1491, हमने ये नंबर लिया, हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। हम क्या करेंगे? हम इकाई अंक को लेंगे, लास्ट डिजिट को लेंगे, उसको 2 गुना करेंगे। 1 का डबल क्या हुआ? 2। शेष संख्या बची 149। इसमें से इकाई अंक के 2 गुने को घटा देंगे, क्या मिला? 147। अब ये 147 या तो हम चेक कर लें 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें भी दिक्कत हो, हम एक बार फिर से इकाई अंक को 2 गुना कर सकते हैं और शेष संख्या में से घटा सकते हैं। 7 का 2 गुना हो गया
14 को इस 14 में से इस 14 को घटा दिया, शेषफल आया 0। इसका मतलब दोगुना करना है इकाई अंक को, शेष संख्या में से घटा देना है। जो आंसर आएगा वो आंसर या तो 0 होगा या डिविजिबल बाय 7 होगा। यहां पर 0 आ रहा है, अगर हम इसी स्टेप पे रोक देते तो 147 7 से पूर्णतः विभाजित होता। इसका मतलब ये संख्या 7 से सदैव विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है 8। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि आप 8 के फैक्टर्स लिखिए। क्या है? 2 और 4। तो 2 में हमने कहा था इकाई अंक, 4 में हमने कहा लास्ट 2 डिजिट्स, यहां हम कहेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8 और दे शुड बी 3 zeros। या तो आखिरी की 2 संख्याएं क्या हो, 3 संख्याएं या तो पूर्णतः विभाजित हो 8 से, अन्यथा 3 0 हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नंबर लिया, अब इस नंबर को हमने चेक किया, लास्ट 3 डिजिट्स हैं 432। क्या 432 8 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, क्योंकि 432 8 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 9 के फैक्टर्स हैं 3 और 3। 3 into 3 is 9। हमने बात की 3 into 3 की, 9। 3 में क्या कहा गया था? 3 में कहा गया था सम ऑफ द नंबर्स। तो यहां पर भी हम सम ऑफ द डिजिट्स की ही बात करेंगे। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग हम ले लेते हैं। हमने नंबर लिया 3 6 9 1 7 1, ये संख्या ले ली। अब हम इसको चेक कर ले ये 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। 3 + 6 is 9 + 9 18, 18 + 1 19 + 7 26 + 1 is 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। इसका मतलब यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 क्या कहता है? सभी को पता है 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि आपको सम और विषम स्थानों के अंकों का योग लेना है। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। क्या मतलब हुआ? इसको हम समझ लें। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स मीन्स अगर हमने नंबर लिया है 3 2 3 4 7 7, ये नंबर है हमारे पास। हमें अब इसकी ऑल्टरनेट डिजिट्स देखनी है, मतलब 3 फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट और 5th डिजिट को ऐड करना है। 3 + 3 + 7, 3 + 3 is 6, 6 + 7 is 13। अब सम स्थानों पर जो अंक हैं उनको अलग जोड़ना है। सम स्थानों के अंक हैं 2 + 4 + 7। This comes out to be 8. 8 + 7 is 15। इनका अंतर, इनका जब अंतर लिया गया तो अंतर आया 2। अब जैसे ही अंतर 2 आया तो हमने कहा यह संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकती। यदि ये अंतर 0 आए या ये अंतर 11 से विभाजित होता हो तो वह संख्या सदैव 11 से
पूर्णतः विभाजित होगी। ये कहता है हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि अगर वो नंबर इवन और ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को अलग अलग ऐड करिए, ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस लीजिए, इफ द डिफरेंस कम्स आउट टू बी ईदर 0 और 11 और अ मल्टीपल ऑफ 11, देन द कंप्लीट नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस प्रकार आते हैं। ऑल्दो यहाँ हमने आपको क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए थे, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर बेस्ड वो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि बताइए 6 2 3 star 8 is divisible by 9. What is the value of this star? What will come at this place? इस स्थान पर क्या आएगा कि यह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। हमने अंकों का योग लिया 6 + 2 + 3 + 8। 6 + 2 is 8, 8 + 3 is 11, 11 + 8 is 19। अब 19 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, हम 19 में कितना जोड़ें कि ये 9 से विभाजित हो जाए। 9 2 = 18 होता है। इसका मतलब अगली संख्या जो है वो है 27। अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो हमें नंबर मिलेगा 27 जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 9 2 = 18 होता है, 18 तो 19 से छोटा है, हमें 19 से बड़ा चाहिए, तो 9 3 = 27। इसका मतलब 27 के लिए हमें इस 19 में क्या जोड़ना होगा, 8 को जोड़ना होगा। तो इस स्टार के स्थान पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, जिससे कि ये संख्या पूरी संख्या बन गई 6 2 3 8 8। Now this number will be completely divisible by 9. तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरे के पूरे चार्ट को समझा, जहां हमने रैशनल इरैशनल नंबर्स की बात की थी और प्लस उनके फर्दर कैटेगराइजेशन की बात की थी। उसके बाद हमने आज समझा कि किस तरीके से हम रेकरिंग नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन से नंबर रैशनल हैं कौन से इरैशनल हैं, और हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा। तो इससे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैथ्स का वो यहीं से बन के आता है, क्योंकि आप लोग जब भी बड़े बड़े नंबर्स फ्रैक्शन में लिखे होते हैं, भिन्न में लिखे होते हैं, इस प्रकार से जब नंबर्स जब इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं आपको इसको काटना होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको काटने में कैसे पता लगाए किससे दोनों जाएंगे कटेंगे, तो उसी के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिक है, नींव है आपके कैलकुलेशंस को इजी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसलिए अब जब भी ऐसे बड़े नंबर्स आए डिविजिबिलिटी टेस्ट को तुरंत अप्लाई करके जल्दी से पता लगाइए किससे ये कटेगा, उसको रिड्यूस आप फर्दर इजीली कर पाएंगे। आज के क्लास के लिए इतना पर्याप्त है। आगे हम लोग नंबर सिस्टम में ही सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जाएंगे और उनको समझेंगे कि किस प्रकार से हमें और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू।